गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गौरव दुरेजा, आपका केमिस्ट्री का अध्यापक। आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में कुशल मंगल होंगे और शिक्षा से जुड़े हुए होंगे। और मुझे यह बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि आपकी अपनी संस्था सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में ऑफलाइन प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। और यहाँ पर हमारे जो एमडी हैं श्री इंद्र मोहन जी ओझा, वह एक बच्चों का एक लिमिटेड बैच शुरू करते हैं, ताकि आप सब जानते हैं कि हर विद्यार्थी में कोई ना कोई गुणवत्ता पाई जाती है। और उस लिमिटेड बैच लगाने का मतलब है कि सभी विद्यार्थियों की उस गुणवत्ता को अच्छे से निखारा जा सके। तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, यदि आप अभी तक अपना एडमिशन नहीं लिया है और लेने का सोच रहे हैं तो कृपया इस स्कूल में आकर अपनी गुणवत्ता में सुधार कीजिए। धन्यवाद। और कल का जो हमारा टॉपिक था वो था पॉलीमर। पॉलीमर बहुलक, जिसके बारे में हमने पढ़ा और हमने क्लास छोड़ने से पहले लास्ट में 5 बहुलक के बारे में हमने स्टडी की थी कि वो 5 बहुलक कौन कौन से थे। एथीन, जिससे हमने बनाया पॉलीएथीन। यहां ये याद रखना कि एथीन एक एकलक है और पॉलीएथीन एक बहुलक है, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया पॉलीवाइनिल या पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। उसके बाद हमने बनाया था टेट्रा फ्लोरोएथीन, जो कि एक एकलक है। इससे हमने बनाया था पॉली टेट्रा फ्लोरोएथीन, जो बहुलक था, जिसे क्या कहा जाता है, टेफ्लॉन। क्या कहा जाता है, टेफ्लॉन। हमने बनाया था एक्रिलोनाइट्राइल, जो कि एक एकलक है। इससे बनाया था पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, जिसे कहा जाता है आरलोन। क्या कहा जाता है, आरलोन। और लास्ट जो बहुलक की हमने स्टडी की थी वो था स्टायरीन, जो कि एक एकलक इकाई है और इससे बनने वाला बहुलक पॉलीस्टायरीन। क्लियर है बच्चों? आपके और भी बहुलक हैं, अवेलेबल हैं बिल्कुल, जो कि धीरे धीरे आपके इस अध्याय के साथ ही चलेंगे और आपको अच्छे से समझाए जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, बहुलकों का वर्गीकरण। क्या है, बहुलकों का वर्गीकरण। देखो बच्चों, जो बहुलक हैं वो हमारी जो रोज की लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, इसमें बहुत ही उपयोगी हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारी जिंदगी में काम आने वाली हर चीज कहीं ना कहीं बहुलक से बनी हुई है। तो बहुलक हमारे बहुत पाए जाते हैं धरती में, लेकिन जो बहुलकों का क्लासिफिकेशन है, कौन सा बहुलक कौन से वर्ग में रखा जाता है, और सरल बनाने के लिए इसे बहुलकों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। बहुत से बहुलक हैं, उन्हें सरल बनाने के लिए क्या किया गया है, 5 भागों में बांट दिया गया है, ताकि हमें याद रहे कौन सा बहुलक कौन से वर्ग में आता है। क्लियर है बच्चों? तो मैं आपको आज वर्गीकरण का पहला जो पॉइंट है वो बताता हूं। उद्गम या स्रोत के आधार पर। उद्गम या देखिए बच्चों, उद्गम या स्रोत के आधार पर, सोर्स के बेस पर। क्या है उद्गम या स्रोत के आधार पर? देखो बच्चों, उद्गम का मतलब है कि जो बहुलक है वो हमें कहां से प्राप्त हो रहा है। तो इसको क्या किया बच्चों, आगे 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राकृतिक बहुलक। कौन सा? प्राकृतिक बहुलक। बिल्कुल आपको पता लग गया होगा नाम से। प्राकृतिक मतलब प्रकृति से प्राप्त होने वाले बहुलक। प्राकृतिक मतलब प्रकृति से प्राप्त होने वाले बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक कौन से हैं? वह बहुलक जो हमें प्रकृति अर्थात जीव, जंतुओं,
पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, कौन से बहुलक कहलाते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। यहां पर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से बहुलकों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए हमारी बॉडी में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। आपको यह ध्यान होगा कि जो प्रोटीन है ये एक बहुलक है। प्रोटीन क्या है? ये एक बहुलक है जिसकी एकलक इकाई है, जिसकी एकलक इकाई है एमिनो अम्ल, जिसकी एकलक इकाई है एमिनो अम्ल। प्रोटीन जीव जंतुओं में पाया जाता है, बहुलक है और इसकी एकलक इकाई है एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? दूसरी चीज डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल एक बहुलक है, जीवों में पाया जाता है, लेकिन इस बहुलक की एकलक इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है बच्चों? प्राकृतिक बहुलक वह बहुलक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात जीव जंतुओं पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। सर जीव जंतुओं वाले तो आपने लिख दिए, पेड़ पौधों से? बिल्कुल, पेड़ पौधों से भी हमें बहुलक प्राप्त होते हैं। आपने सुना होगा पेड़ों से हमें एक पदार्थ मिलता है जिसे शीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीर। क्या कहा जाता है? शीर। और इस शीर से हमें मिलती है रबड़। क्या मिलती है? रबड़। क्या मिलती है बच्चों? रबड़। रबड़ पेड़ों से प्राप्त की जाती है। पेड़ों में एक शीर नाम का पदार्थ निकलता है जो बिल्कुल दूध जैसा होता है और हमें उस शीर से क्या मिलती है? रबड़। तो बच्चों क्लियर है प्राकृतिक बहुलक? क्लियर है? देखिए अगली बात, इसी का उद्गम स्रोत के आधार पर दूसरा पॉइंट, संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित, देखो नाम से स्पष्ट है, संश्लेषण करना। संश्लेषण का मतलब मैं आपको बताऊं तो बनाना, मतलब बनाना। ऐसे बहुलक जो हमें प्रकृति से नहीं मिलते। प्राकृतिक बहुलक तो हमें प्रकृति से मिलते हैं, लेकिन संश्लेषित बहुलक अलग हैं बच्चों थोड़े। ऐसे बहुलक जो हमें प्रकृति से नहीं मिलते बल्कि उन्हें हम बनाते हैं। हम मतलब इंसान, मानव। जो मानव निर्मित बहुलक हैं वो कौन से बहुलक हैं? संश्लेषित बहुलक हैं। कौन से बहुलक हैं? संश्लेषित बहुलक हैं। ठीक है बच्चों? अब आती है इसी के अंदर एक और बात। अब हम अगर बहुलक बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको घरों में तो बनाएंगे नहीं। कहां बनाएंगे? प्रयोगशाला में। कहां बनाएंगे? प्रयोगशाला में। तो आपको इससे इसकी परिभाषा याद रखने में कोई दिक्कत? ऐसे बहुलक जो प्रयोगशाला में मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। इसके अंदर बच्चों बिल्कुल याद रहेगा आपको, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। आपको पता है प्रयोगशाला के अंदर एथीन पाई जाती है ना बच्चों, एथीन। और कल के हमने जो 5 बहुलक लिखे थे, आपको याद हो कल के हमने जो 5 बहुलक लिखे थे वो सब किससे बनाए थे? एथीन से। पॉलीएथीन, वाइनिल क्लोराइड के अंदर भी एथीन थी। तो वो जो एथीन है प्रयोगशाला में पाई जाती है। हमने जो कल 5 बहुलक पढ़े थे उन सब में देखा होगा आपने एथीन वर्ड कॉमन था। एथीन प्रयोगशाला में पाई जाती है और उसी एथीन से हमने बहुलक बनाए। लेकिन संश्लेषित बहुलक तो वही हैं जो प्रयोगशाला में मानव द्वारा बनाए जाते हैं। इसका मतलब कल के 5 बहुलक पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड,
पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और पॉलीएथीन, ये सब संश्लेषित बहुलक हैं। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। अब हमें करना है थर्ड। इसी का उद्गम स्रोत के आधार पर जो थर्ड है, अर्ध संश्लेषित बहुलक। अब देखो बच्चों, एक हो गए प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति से मिलते हैं, एक हो गए संश्लेषित बहुलक जो प्रकृति से नहीं मिलते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं। एक आ गए अर्ध संश्लेषित बहुलक, मतलब संश्लेषण तो किया गया इनका, लेकिन अर्ध संश्लेषित, आधा कुछ कुछ हिस्सा इनका संश्लेषित है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये वो बहुलक हैं जो पाए तो प्रकृति से जाते हैं। अर्ध संश्लेषित बहुलक वे बहुलक हैं जो पाए तो प्रकृति से जाते हैं, लेकिन वो इतने काम के नहीं होते, उनका कहीं उपयोग नहीं किया जा सकता। तब क्या करता है मानव? प्रयोगशाला में उन बहुलकों में कुछ सुधार करता है, उन बहुलकों में कुछ सुधार करता है ताकि उन बहुलकों का उपयोग किया जा सके, उन बहुलकों का उपयोग किया जा सके। ऐसे बहुलक अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। ऐसे बहुलक अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। वापस सुन लीजिए बच्चों, वे बहुलक जो प्राप्त तो प्रकृति से होते हैं लेकिन इतने काम के नहीं होते, हमारे उपयोग में नहीं लिए जा सकते। तो प्रयोगशाला में उन बहुलकों को मानव द्वारा कुछ हद तक सुधारा जाता है। ऐसे बहुलक अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है बिल्कुल वो भी रबड़ ही है। कैसे है रबड़? देखो बच्चों, मैंने आपको बताया जो रबड़ है वो हमें कहां से मिली? पेड़ों से मिली, प्रकृति से मिली। पर बच्चों वो रबड़ का हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसकी प्रत्यास्था बहुत कम होती है, खींचते ही टूट सकती है, गलनांक बहुत कम होता है और घनत्व भी बहुत कम होता है, उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तब क्या किया जाता है बच्चों? रबड़ को सल्फर के साथ अभिकृत किया जाता है। रबड़ को सल्फर के साथ अभिकृत किया जाता है, जिससे रबड़ के अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उसकी प्रत्यास्था भी बढ़ जाती है, गलनांक भी बढ़ जाता है और घनत्व भी बढ़ जाता है, और वह रबड़ उपयोगी सिद्ध होता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अर्ध संश्लेषित बहुलक वह बहुलक जो प्राप्त तो प्रकृति से होते हैं लेकिन उन बहुलकों में मानव द्वारा कुछ सुधार किए जाते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जैसे रबड़ हमें प्रकृति से प्राप्त होती है पर काम की नहीं होती, जिसे सल्फर के साथ अभिकृत करके उपयोग में लिया जाता है। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, रबड़ को सल्फर के साथ अभिकृत करवाने को रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। रबड़ को सल्फर के साथ अभिकृत कराने को रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। क्लियर है? तो आपका क्लासिफिकेशन नंबर 1 स्रोत या उद्गम के आधार पर, जिसके 3 पार्ट हैं, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित, वो कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगला पार्ट, दूसरा जो वर्गीकरण है वो है एकलक इकाई, जिससे कि बच्चों संगठक इकाई भी बोला जाता है। संगठक इकाई भी बोला जाता है एकलक या संगठक इकाई के आधार पर। इसके भी बच्चों 2 पार्ट हैं। पहला समबहुलकीकरण,
पहला क्या है, समबहुलकीकरण। देखो नाम से स्पष्ट है, सम मतलब समान, सम मतलब समान, और बहुलकीकरण का मैंने आपको कल मतलब बताया था, बहुलक निर्माण की प्रक्रिया। तो समबहुलकीकरण आपको क्लियर हो जाएगा, देखना कैसे। हम बात किसकी कर रहे हैं, एकलक इकाई की। किसकी कर रहे हैं, एकलक इकाई की। सम वर्ड लग गया समान, ठीक है। तो परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो गई है आपकी। वह बहुलक जिसमें एकलक इकाइयां समान होती हैं, एक जैसी एकलक इकाइयों से बनने वाले बहुलक समबहुलक कहलाते हैं, और समबहुलक के निर्माण की प्रक्रिया समबहुलकीकरण कहलाती है। क्लियर है बच्चों? वापस देखो, हम बात कर रहे हैं एकलक इकाई की, समबहुलकीकरण है। सम का मतलब समान, सम का मतलब समान। तो ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां एक जैसी होती हैं, एक ही एकलक इकाई का यूज होता है, समबहुलक कहलाते हैं, और समबहुलक के निर्माण की प्रक्रिया समबहुलकीकरण कहलाती है। क्लियर है? अब इसका एक एग्जांपल देखो, कल जो एग्जांपल किए थे बिल्कुल वही हैं। मैंने एकलक इकाई ली एथीन, क्या ली, एथीन। मैंने इसके आगे लगा दिया n, n का मतलब नंबर ऑफ एथीन्स, कितनी भी नंबर हो सकते हैं। तो इससे आपको एक चीज पता लग गई कि भाई मैं सिर्फ एथीन का यूज कर रहा हूं। किसका यूज कर रहा हूं, एथीन का ही यूज कर रहा हूं। मतलब मेरे पास जो एकलक इकाइयां हैं वो सब की सब क्या हैं, एथीन हैं। सब की सब क्या हैं, एथीन हैं। मतलब सारी एकलक इकाइयां क्या हैं, समान हैं। क्या हैं, समान हैं, एक जैसी है। मैं गया, मैंने क्या किया, बहुलक का निर्माण कर दिया। कल सिखाया था आपको, बिल्कुल वैसे ही। तो एथीन से बन गया पॉलीएथीन। सारी एकलक इकाइयां कौन सी हैं, एथीन हैं। तो ये कौन सा बहुलक है, समबहुलक है। और बहुलक निर्माण की ये कौन सी प्रक्रिया है, समबहुलकीकरण है। क्लियर है? कल वाला कोई भी एग्जांपल वाइनिल क्लोराइड वाला ले लो, चाहे। मैंने n लगाया, n का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास जितनी भी एकलक इकाइयां हैं वो सब की सब क्या हैं, वाइनिल क्लोराइड हैं। सब की सब क्या हैं, वाइनिल क्लोराइड है। सब की सब एक जैसी हैं, एक समान हैं। इससे मैं बहुलक बनाऊंगा, सॉरी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। देखो सबकी सब समान एकलक इकाइयां, बहुलक बन गया, समबहुलकीकरण है। और ये बहुलक समबहुलक है, बहुलक के निर्माण की प्रक्रिया समबहुलकीकरण है। देखो बच्चों, ये समबहुलकीकरण प्रक्रिया का नाम है। बहुलक का नाम क्या होगा, समबहुलक होगा। तो इसमें आपको डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। समबहुलक मैं बोल रहा हूं इन्हें, ये समबहुलक हैं क्योंकि ये सारे एक जैसी एकलक इकाइयों से बने हैं। और समबहुलकीकरण मैं बोल रहा हूं इनके निर्माण की प्रक्रिया को, इनके निर्माण की प्रक्रिया को। क्लियर है? सेकंड आ जाओ। सेकंड है सहबहुलकीकरण या सहबहुलक। इसका एक नाम और है विषम बहुलकीकरण, विषम बहुलक। ठीक है, सम था वो तो ये विषम होगा। विषम के साथ इसे सह भी कहते हैं, विषम के साथ इसे सह भी कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? देखो सह या विषम, इसका मतलब क्या है कि भाई बहुलक के निर्माण में जो एकलक इकाइयां हैं वो सब एक जैसी नहीं है, सबकी सब क्या है, अलग अलग हैं। सबकी सब क्या है, अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, कल वालों में से कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने। एक जैसे मैं लेता हूं स्टायरीन, क्या लेता हूं, स्टायरीन। यहां पर आप बेंजीन वल्ले भी लगा सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। स्टायरीन के साथ मैं क्या ले लेता हूं, जो मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टायरीन के साथ मैंने ले लिया क्लोरीन, सॉरी वाइनिल क्लोराइड। क्या ले लिया, वाइनिल क्लोराइड, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने देखा कि जो एकलक इकाइयां हैं वो तो अलग अलग हैं, एकलक इकाइयां तो हैं अलग अलग, पर क्या मैं इससे बहुलक बना सकता हूं? मैं नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मैंने अभी तक यहां पर n नहीं लगाया। तो मेरा समझाने का मतलब यही है बच्चों, एकलक इकाइयां चाहे अलग अलग हों पर n वर्ड जरूर लगेगा, n लगाना नहीं भूलना है। क्लियर है? अब देखो बच्चों क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, सेम लिख देना है सब कुछ। बस कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल कर देना है। उसको क्या कर देना है, सिंगल। ये देखो मैंने इसको सेम लिख दिया, डबल बॉन्ड को क्या कर दिया, सिंगल कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी मैंने क्या किया, सेम। क्या किया, सेम का सेम लिख दिया, डबल बॉन्ड को क्या कर दिया, सिंगल। क्या कर दिया, सिंगल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें एक चेंज आ गया ना, देखो क्या चेंज आया। इस कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं, 2 और 1 3, एक बंध खाली। इस कार्बन ने 2 और 1 3, एक बंध खाली। क्लियर है? इस कार्बन ने 2 और 1 3, एक बंध खाली। इस कार्बन का भी एक बंध खाली। क्लियर है? अब ये दोनों खाली बंध आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों खाली बंध आपस में जुड़ जाएंगे और ये खाली बंधों पर वैसे ही ब्रैकेट और यहां आ जाएगा n। क्या आ जाएगा, n। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ये बहुलक है सह बहुलक, विषम बहुलक। और बहुलक निर्माण की यह जो प्रक्रिया है वो है सह बहुलकीकरण या विषम बहुलकीकरण। मैं फिर बता रहा हूं, ये क्या है, बहुलक निर्माण की प्रक्रिया, और ये क्या है, बहुलक का प्रकार। बहुलकीकरण बहुलक निर्माण की प्रक्रिया है और बहुलक, सह बहुलक, विषम बहुलक और मतलब सम बहुलक, ये सब क्या है, बहुलक का प्रकार है। क्लियर है बच्चों? अब 2 इंपॉर्टेंट बहुलक जो नए हैं आपको सीखने पड़ेंगे, बिल्कुल सह बहुलक का वो एग्जाम्पल हैं जो कि पूछे जाते हैं। वो 2 बहुलक आपको सीखने पड़ेंगे। तो अब चलो शुरू करें उनको। सह बहुलक के जो मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। मैंने b बड़ा लिखा है, u छोटा लिखा है। मैंने b बड़ा लिखा है, u छोटा लिखा है। उसके बाद मैंने n बड़ा लिखा है और a छोटा लिखा है। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपने, b बड़ा, u छोटा, n बड़ा, a छोटा, ब्यूना। सेकंड में भी b बड़ा, u छोटा, n बड़ा, a छोटा। ठीक है? इसके साथ मैंने लगा दिया s, इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, s। ठीक है? और इसके साथ मैंने लगा दिया n। ये s और n बड़े हैं, s और n क्या हैं, बड़े। b बड़ा, u छोटा, n बड़ा, a छोटा, s बड़ा, b बड़ा, u छोटा, n बड़ा, a छोटा, n बड़ा। क्लियर है ना? ब्यूना s, ब्यूना n। अब एक बात याद रखो, ये दोनों क्या है, रबड़ हैं। क्या है ये दोनों, रबड़ है। ये दोनों क्या हैं, रबड़ हैं। पहली बात क्लियर हो गई है आपको। अब आ जाओ दूसरी बात पे। ये दोनों एकलक इकाइयों के नाम हैं। किनके नाम हैं, एकलक इकाइयों के नाम हैं। किसके नाम हैं, एकलक इकाइयों के नाम हैं। ब्यूना से आपको याद रखना है ब्यूटाडाइईन। क्या याद रखना है, ब्यूटाडाइईन। लेकिन ब्यूना से आपको याद रखना है ब्यूटाडाइईन। ब्यूटाडाइईन कौन सा ब्यूटाडाइईन, 1,3 ब्यूटाडाइईन। कौन सा ब्यूटाडाइईन, 1,3 ब्यूटाडाइईन। ठीक है? याद रखवाऊं, कैसे याद रखोगे इसको,
हम बात किसकी कर रहे हैं? विषम की। किसकी कर रहे हैं? विषम की। ब्यूटा के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4। कितने होते हैं? 4। बात विषम की कर रहे हैं तो संख्याएं भी कौन सी लेनी है? विषम। ये वैसे कोई तरीका नहीं है, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि 1,3-ब्यूटाडाइईन आपको याद रखना है। विषम की बात कर रहे हैं तो विषम अंकों से आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर है? ये कोई तरीका नहीं, ये सिर्फ याद रखना है आपको। क्लियर है? दूसरी बात, ये एकलक इकाई है स्टायरीन। S से स्टायरीन, S फॉर स्टायरीन और N फॉर नाइट्राइल। N फॉर नाइट्राइल। क्लियर है? सह बहुलक के जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुलक हैं वो है ब्यूना S, ब्यूना N। B बड़ा, U छोटा, N बड़ा, A छोटा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको ऐसे ही लिखना है। क्लियर है ना? ये दोनों रबड़ के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? रबड़ के प्रकार हैं। और ये दोनों इनकी एकलक इकाइयां हैं। क्या हैं? इनकी एकलक इकाइयां हैं। ब्यूना से ब्यूटाडाइईन, कौन सा? 1,3-ब्यूटाडाइईन। याद रखने के लिए आपको क्या करना है? विषम अंक याद रखने हैं बस, कि 1,3, क्योंकि ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4। 4 में से 2 ही अंक विषम होते हैं, 1 और 3। तो आपको याद रह जाएगा। तरीका नहीं है, याद रख लेना बस। ठीक है बच्चों? S से स्टायरीन, N से नाइट्राइल। क्लियर है? अब देखो फटाफट इनका रबड़ निर्माण की प्रक्रिया देख लीजिए। धन्यवाद।